हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन यू ट्राई टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एन आउटकम वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल्स यू आर लाइकली टू बी यूजिंग। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप किसी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हो फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल्स, तो आप दिए गए ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल करोगे। आपके ऑप्शन है द पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बाईवेरिएट रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं रिग्रेशन का। मैंने आपको जब रिग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू के बेसिस पे हम दूसरे वैल्यू की प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे सेल्स और एडवर्टीजमेंट है, अगर दो वेरिएबल्स हैं सेल्स और एडवर्टीजमेंट, अगर हमें किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, मान लेते हैं ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है अगर नोन है तो हम इसके बेसिस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन के लिए रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। देखिए, कोरिलेशन की जब भी बात आएगी तो वो आपका डिग्री और डायरेक्शन बताता है। डिग्री का क्या मतलब है कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मॉडरेट है या लो है। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि कोरिलेशन आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कुछ भी नहीं है, ये आपका पियर्सन्स कोरिलेशन है जो कि बात करता है डिग्री और डायरेक्शन का ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। आपने लीनियर रिलेशनशिप पढ़ा होगा, तो ये लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो कोरिलेशन तो प्रिडिक्शन के लिए काम ही नहीं आता है, तो जिस भी ऑप्शन में ए है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बाईवेरिएट रिग्रेशन। मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन का इस्तेमाल हम प्रिडिक्शन के लिए करते हैं। तो बाईवेरिएट रिग्रेशन का क्या मतलब है, दो वेरिएबल्स। बाईवेरिएट का क्या मतलब है, टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। मल्टीवेरिएट का क्या मतलब है, मोर देन टू वेरिएबल्स, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको हम बोलते हैं अनोवा। इसका पूरा नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। देखिए, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस, कुछ परिवर्तन हो रहा है, वेरिएशन आप इसको बोल सकते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है कि डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन बिटवीन द मीन ऑफ थ्री और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। मैं लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी समझने में। तो जब हम तीन या तीन से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में, उनके मीन के बीच में डिफरेंसेस को चेक करते हैं तो वहाँ पे हम अनुवाद का इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये तो नहीं होगा, तो जिस भी ऑप्शन में डी है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं रिग्रेशन, चाहे वो आपका बाईवेरिएट रिग्रेशन हो चाहे मल्टीवेरिएट रिग्रेशन हो। आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपने अभी भी कोरिलेशन और रिग्रेशन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है या रिवीजन नहीं किया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जाके कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आपको जो क्वालिटेटिव रिसर्च के प्रॉपर स्टेप्स हैं सीक्वेंस में आपको बताना है। एक बार मैं सारे ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, आइडेंटिफाइंग रिसर्च टॉपिक, सेटिंग द पर्पस एंड सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, राइटिंग द रिपोर्ट, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। सबसे पहले समझ लो कि क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है ये होता है आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा पे बेस्ड।
नॉन न्यूमेरिक रिसर्च होता है आपका। मतलब यहाँ पे नंबर जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा। ये लोगों के पर्सपेक्टिव हो सकता है, लोगों के बिहेवियर के बारे में हो सकता है, मोटिवेशन के बारे में हो सकता है, पर्सनालिटी के बारे में हो सकता है। ये सारे चीज़ें जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग में कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पढ़ा होगा, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो बिहेवियर को हम न्यूमेरिकली जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है। तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंसेस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ओपन एंडेड हो सकता है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टेक्निक्स हैं वो भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। जैसे इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, और भी जो है टेक्निक दिए गए हैं उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च हैं उनके सीक्वेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च टॉपिक को कि किसके बारे में हमें बात करना है। जैसे हमने अभी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये जो हमारा टॉपिक है वो आइडेंटिफाई किया, तो सबसे पहले आ जाएगा बी। तो किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिसर्च टॉपिक वो आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, जिसमें आप ये देखोगे कि कंज्यूमर बिहेवियर पे अभी तक कितना रिसर्च हुआ है, और उससे ये पता करोगे कि रिसर्च गैप क्या है। लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं, ताकि पता चले कि रिसर्च गैप क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करोगे और उसको एनालाइज करोगे। डेटा कलेक्ट करने से पहले आप जो पार्टिसिपेंट है इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप डेटा सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा आपको कहाँ से लेना है, कौन से स्टेट से लेना है, कितना नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप डेटा कलेक्ट करोगे और आखिरी में रिपोर्ट लिखोगे। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च का। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप सो दैट एवरीबडी in the population of interest has an equal chance of being included in the sample the research involves। आपको बताना है कि दिए गए सैम्पलिंग टेक्निक में से कौन सा ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर जो एलिमेंट हैं या फिर हर जो पार्टिसिपेंट हैं सैंपल में, उनका इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। सैंपल में सेलेक्ट होने के सबके इक्वल चांस है, ये ध्यान रखना, इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल ये है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एलिमेंट का इक्वल चांस होता है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। कोटा सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, जजमेंटल सैम्पलिंग भी आपका एग्जाम्पल है, और कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एलिमेंट को इक्वल चांस नहीं मिलता ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। अगर आपने प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछा है। विच आर द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपके ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, और ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए कोटा सैम्पलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग का एग्जांपल है, तो जिस भी ऑप्शन में सी है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है। क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड ये तीनों जो है ये आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जांपल। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है इसको करेक्ट सीक्वेंस में लाना है। एक बार सारे ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। सेटअप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल्स, सेलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, सेलेक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। ये आपके ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो प्रोसीजर हैं वो आपको पता होना चाहिए।
सबसे पहला आप स्टेप होता है आपको नल हाइपोथेसिस जिसको HO से और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको H1 से डिनोट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दोनों सेटअप करना पड़ता है। आपको एक स्टेटमेंट बनाना होता है जो कि नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो पहला स्टेप ए हो गया, बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर भी सारी चीज़ें देख लेते हैं। एक बार आपने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद आपको करना पड़ता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, यानी कितना परसेंट आपके जो रिसर्च है उसमें एरर हो सकता है। ये आपका 1% हो सकता है, 5% हो सकता है या 10% हो सकता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा आपको सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तीसरा जो स्टेप है वो ये होता है कि आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा टेस्ट आप यूज़ करेंगे। टी टेस्ट यूज़ करेंगे, जेड टेस्ट यूज़ करेंगे या इसी तरीके का कोई और भी टेस्ट। उसके बाद आता है एस्टैब्लिश्ड डिसीजन रूल, ये आपका 4th पॉइंट हो जाएगा। फिर आखिरी में आता है परफॉर्म कॉम्पिटिशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और रेड कार्ड। यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके ऑप्शन है 1/2, 30/52, 16/26 या फिर 7/13। तो जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते समय अगर और लिखा हो, चाहे एडिशन लिखा हो, चाहे यूनियन हो, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। इसका मतलब क्या है? प्लस। ये तीनों का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो किंग और रेड कार्ड हमको पता करना है कि अगर जो प्लेइंग कार्ड्स हैं अगर उसमें से हमें ये देखना है कि जो किंग या रेड कार्ड है वो कितना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52। ठीक है, किंग कितना होता है? 4। रेड कार्ड कितना है? 26। ये 13-13 के सेट में है। अभी सिंपली आप ये समझो कि टोटल रेड कार्ड जो है वो 26 होते हैं, 13-13 के सेट में होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। अब समझो, जब किंग की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो है वो 4 किंग होते हैं। तो जब हम 13-13 का सेट निकालेंगे तो इसमें भी तो एक किंग होगा और इसमें भी एक किंग होगा, यानी कि टोटल जो 2 किंग हैं वो कॉमन हो जा रहे हैं। इस तरीके से समझो, ये 13-13 का सेट है रेड कार्ड। ठीक है, इसमें से कॉमन एरिया क्या है? ये है। तो यहाँ पे 2 किंग एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, तो यही हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ए क्या है? किंग के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल किंग कितना है? 4। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है? 52। उसके बाद पूछ रहा है रेड कार्ड। रेड कार्ड टोटल कितना है? 26। टोटल कार्ड कितना है? 52। किंग कितना है? 2, क्योंकि इसमें से कॉमन है तो 2 माइनस कर देंगे बाय 52। ठीक है, तो क्या करेंगे? 30 और माइनस 2 28, 28/52 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 3 12, 7/13 जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ ड्राइंग अ किंग और रेड कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 7/13। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको ध्यान रखना था। जो कॉमन है उसको हम माइनस कर देते हैं, याद रखना कॉमन एरिया शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये ध्यान रखना हमेशा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 2 नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 18 एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 16। आपको क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दे रखा है 18, आपको हार्मोनिक मीन की वैल्यू दे रखा है 16 और आपसे कह रहा है कि ये दो जो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू आई है वो कौन से 2 नंबर से मिल के आई है। आपके ऑप्शन है 20 एंड 16,
30 एंड 6, 24 एंड 12, 22 एंड 14। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से आएगा। आप चाहो तो सीक्वेंस में ही कर सकते हो, बट हम शॉर्टकट अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू आता है या नहीं। 24 प्लस 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 36/2 कितना हो जाएगा? 18 आ गया। अब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला लिख लेना 2ab अपॉन a प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आप कैलकुलेट करोगे। a यहाँ पे हम क्या मान ले रहे हैं? a इज इक्वल टू 24 और b जो है वो हम 12 अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो बाकी ऑप्शंस को भी रख के सॉल्व कर सकते हो। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 24 इंटू 12 अपॉन 24 प्लस 12। ठीक, क्या होगा? 24 दूना 48 मल्टीप्लाई बाय 12 फिर 36, यही होगा। 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 18। हार्मोनिक मीन कितना आ गया आपका? 16। तो ये भी आ गया। इसका मतलब है कि 24 और 12 यही दो नंबर थे जिनके बेसिस पे हमने अर्थमेटिक मीन 18 और हार्मोनिक मीन 16 कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमने अभी आपको इसको प्रूव करके बताया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते थे, बहुत ही आसान है। बट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर बी वाई एक्स दिया हुआ है -6 बाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी वाई एक्स दे रखा है -6/9 और बी एक्स वाई दे रखा है -3/7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन? आपको कोरिलेशन की वैल्यू बताना है। ऑप्शन है 0.2857, -0.5345 या 0.5345 या फिर माइनस पॉइंट होगा यहाँ पे 0.2857। तो आपको पता है कोरिलेशन कैसे निकालते हैं? अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू पुट कर देंगे -6/9 मल्टीप्लाई बाई -3/7। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट -2/7। ठीक है, यही होगा मेरे ख्याल से। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2/7 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितना होगा? 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 0 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर 4 5 7 जा 35, 5 7 7 जा 49, यही आएगा। तो 4 अंक लेके जाते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? -0.2857, ये आ गया। अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं डायरेक्टली। 2857 दो अंक का पेयर बनाएंगे तो 5 से ले आएंगे तो 5 बचे 25, फिर 3 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है ना? 57 को उतार देंगे, फिर 3 बार लेके जाएंगे, 3 3 का 9, 0, 309 हो गया, फिर 9 8 17, 4 0, 106, डबल 0 डालेंगे। 4 बार लेके जा सकते हैं, 4 बार लेके जाएंगे, 4 बार चला जाएगा ना, 4 बार लेके जाएंगे तो कितना होगा? 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 एकम 4, फिर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 7 में से गया तो 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 6 0 1। कोई दिक्कत? डबल 0 5 बार चला जाएगा, 5 बार लेके चले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -0.5345, ये आपका आंसर हो जाएगा कोरिलेशन का। ध्यान रखना कि जो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है, पहला ये, दूसरा ये, ध्यान रखना कि अगर एक की आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है
तो जो फर्स्ट रिग्रेशन होगा बी वाई एक्स और दूसरा बी एक्स वाई, दोनों का सिंबल जो है बाकी दोनों का सिंबल सेम होगा। अगर एक का माइनस है तो बाकी का भी माइनस होगा, यानी सारे के जो सिंबल होंगे वो सेम होंगे, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि आप देख रहे हो रिग्रेशन का जो एक रिग्रेशन की कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है माइनस में, तो दूसरा भी माइनस में रहेगा और कोरिलेशन की वैल्यू भी माइनस में होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -0.5345। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड्स डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट and researchers and other faculty members working at leading institutions and research and development organization। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं या जो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका डेटाबेस, उनका प्रोफाइल मेंटेन करता है। आपके ऑप्शन हैं स्वयं प्रभा, ई विद्वान, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ई शोध सिंधु। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ई विद्वान। ई विद्वान जो है वो आपका प्रीमियर डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी आपके साइंटिस्ट या फिर जो भी रिसर्चर हैं उनका प्रोफाइल बनाया जाता है। बेसिकली ये एक्सपर्ट डेटाबेस है और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है जहाँ पे अलग अलग लोगों का डेटा स्टोर किया जाता है। दो तीन चीज़ इसमें ध्यान रखना कि ये जो वेबसाइट है ई विद्वान, इसको मेंटेन किया जाता है इनफ्लिब नेट द्वारा, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दिया जाता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। फाइनेंशियल सपोर्ट नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी द्वारा किया जाता है और मेंटेन किया जाता है इनफ्लिबनेट द्वारा किया जाता है। और इसको कौन ज्वाइन कर सकता है वो ध्यान रखना, 3 तरीके के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हैं अवॉर्डीज़, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों चाहे इंटरनेशनल लेवल अवॉर्डीज़ हों या फिर साइटेशन लॉरेंट्स हों, इनको परमिशन है, यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं। दूसरे जो पीजी कर चुके हैं या डॉक्टरेट हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि कम से कम मिनिमम 15 साल का इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके प्रोफेसर्स हैं और इसमें आपके एसोसिएट आ जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स आ जाएंगे, प्रोफेसर्स आ जाएंगे, जो आपके सीनियर प्रोफेसर हैं या सीनियर साइंटिस्ट हैं, ये लोग भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ई विद्वान। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। आपके ऑप्शन है कंस्ट्रक्शनिज्म, इथनोग्राफी, एम्पिरिसिज्म या ऑपरेशनलिज्म। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। तो देखिए वो है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब ही यही है कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को गेन करते हो। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको एब्रीविएशन दे रखा है और लिस्ट 2 में उसका मीनिंग दे रखा है। आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। ऑप्शन देख लेते हैं। एट ऑल, एंटे, सी एफ, आई बिड। तो देखिए एट ऑल का क्या मतलब है, एंड अदर्स, एंड अदर्स, जैसे सिंघानिया एट ऑल। जब 2 या 2 से अधिक ऑथर होते हैं तो हम ये इंटेक्स साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपका इंटेक्स साइटेशन। जब हमें ये बताना होता है कि 2 या 2 से अधिक ऑथर हैं तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंघानिया एट ऑल। सिंघानिया और जो भी है विवेक सिंघानिया है और उनके और भी जो है 1-2 ऑथर होंगे, उनका नाम यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, बस ये लिख देते हैं सिंघानिया एट ऑल या पांडे एट ऑल, ठीक है। तो एट ऑल का मतलब क्या है, एंड अदर्स। तो ए का सेकंड हो जाएगा, तो इससे आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंटे। आंटे का मतलब क्या है, बिफोर। ये ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है पूछे। सी एफ का क्या मतलब है, कंपेयर। और आई बिड का क्या मतलब है, इन द सेम प्लेस। याद ध्यान रखना। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने मैच द कॉलम आ गया है, दो लिस्ट है। लिस्ट 1 में आपको डिजिटल इनिशिएटिव दे रखा है और लिस्ट 2 में आपको पर्पस दे रखा है। इनिशिएटिव में बात कर लेते हैं, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि और फॉसिंग। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं शोध गंगा का, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे थीसिस रखा जाता है, ये रिजर्वायर है जहाँ पे हम थीसिस को स्टोर करते हैं, ये फर्स्ट। दूसरा होता है शोध गंगोत्री, गंगोत्री यहाँ पे आपके सिनॉप्सिस रखे जाते हैं, ये रिसर्च और पीएचडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है शोध शुद्धि। शुद्धि का क्या मतलब है कि जहाँ पे प्लेगरिज्म ना हो, तो ये आपका प्लेगरिज्म चेकर है, ठीक है। और चौथा है शोध सिंधु, ये आपका ई रिसोर्स प्रोवाइडर है, ई रिसोर्स प्रोवाइडर, ठीक है। ये चार जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। शोध गंगा थीसिस के लिए होता है, शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस के लिए होता है, शोध शुद्धि जो है प्लेगरिज्म चेकर है, और शोध सिंधु जो है वो ई रिसोर्स प्रोवाइडर है। और फॉसी जो है ये है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो डी का आप मिला सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फॉर एजुकेशन फील्ड में, तो डी का सेकंड हो जाएगा। डी का सेकंड आप देख रहे हैं इसमें है। शोध गंगोत्री मैंने आपको बताया था सिनॉप्सिस के लिए होता है। शोध सिंधु मैंने आपको बताया कि ये आपका फ्री रिसोर्स प्रोवाइड करता है, रिसोर्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। शोध शुद्धि प्लेगरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव है, तो आप आसानी से इसको मैच कर सकते थे। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एवरेज 2 कस्टमर्स arrive at a shopping mall per minute, what is the probability that in given minute exactly 4 customers will arrive? यहाँ पे e-2 इज इक्वल टू दिया है 0.1353। आपके ऑप्शन है 0.804, 0.0902, 0.1353 या 0.2706। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। और यहाँ पे ई का क्या मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दी गई होती है, यहाँ पे दी गई है 0.1353। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं 2, और 4 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 कस्टमर, मल्टीप्लाई बाई करेंगे यूलर्स कांस्टेंट जो कि है 0.1353 अपॉन, उसके बाद बोलते हैं x का फैक्टोरियल होता है, यानी नंबर ऑफ कस्टमर कितने आने वाले हैं 4, तो 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना होगा 4321। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता, आपको मे भी प्रॉब्लम हो, चलिए लिख भी देता हूँ। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू लैम्डा x ऊपर लैम्डा ई अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप देख भी सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। ये इतना पोर्शन मैंने इधर किया है, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 0.1353 अपॉन 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 4 चौक का 16, फिर 6 चौक का 24, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है आई गेस। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2 0.3, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर करेंगे 3 9 27, फिर 0 3 दूना 6, दशमलव नीचे नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा के दशमलव कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.0902, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 चीज़ और ध्यान रख लो कि हम x की बात करते हैं, x आपका क्या है 4। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन गिवन मिनट एग्जैक्टली 4 कस्टमर विल अराइव, 4 कस्टमर आ जाए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये x हो जाएगा आपका। और ये जो लैम्डा है, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, ये है आपका 2, यानी ये आपका बेसिकली मीन होता है।
मीन ऑफ ऑकरेंस इन इंटरवल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 2 कस्टमर अराइव होते हैं हर मिनट, तो ये ऑकरेंस 2 हो जाएगा, और ये x मैंने आपको बताया था, ये हो गया। और तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज आपको बतानी। देखिए ऑप्शंस आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए जो है वो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस के इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x। बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस के इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस के। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाई के इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन के। डी बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू के स्टैंडर्ड डेविएशन x। ई है बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मैं अगर ओवरऑल बात करूं कि जो भी आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैं, चाहे आपके रेंज हो, चाहे आपके क्वार्टाइल डेविएशन हो, चाहे आपके मीन डेविएशन हो, चाहे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑन स्केल। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ओरिजिन का क्या मतलब? प्लस करना है या माइनस करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केल का क्या मतलब? मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है कि हम प्लस या माइनस करें स्टैंडर्ड डेविएशन में, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे ये जो के लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कांस्टेंट। अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं हम 5 एक कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा तो नेट में एक क्वेश्चन पूछा था कि हर वैल्यू में अगर +5 कर दें तो उससे मीन की वैल्यू क्या होगी। तो उसमें आपने देखा था कि मीन की वैल्यू में भी +5 हो जाएगा, जो भी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मीन की वैल्यू आपकी 20 है और हर आइटम में हम +5 कर दे रहे हैं, तो मीन भी क्या होगा? +5 हो जाएगा, यानी 25। तो वहां पे बोला गया था कि मीन जो है वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे एकदम उल्टा है। यहाँ पे कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है बट नॉट ऑफ स्केल। समझ में आया? यानी कि अगर प्लस या माइनस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस के का मतलब क्या है? अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, +5 मान लेते हैं, कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम +5 से कांस्टेंट नंबर से अगर ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस होता तो क्या होता है? यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस के हो जाता, या इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सही है। बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस के इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस के। तो ये नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन में इंडिपेंडेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा वाला देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाई के इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाई के। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि स्केल पे ये डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू के की जो है उससे डिवाइड होगी। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय के इज इक्वल टू के स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये भी सही है। लास्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय के इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x। ये सही नहीं, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रभाव पड़ना चाहिए, चेंज होना चाहिए, यहाँ पे x आना चाहिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन x के ये होना चाहिए था, तो ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 का C, ACD ओनली, ये आपका प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन के, बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 में आपको थ्योरम दे रखा है और लिस्ट 2 में आपके उसके फॉर्मूला दे रखे हैं। तो आपको थ्योरम दे रखा है एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, और ये
कॉर्डिनल नहीं है, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल। ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और इसमें कुछ फॉर्मूला में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, बट फिर भी एडिशनल में मैंने आपको बताया था कि प्लस करते हो आप, मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई करते हो। तो एडिशन में आप देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ए का आप मैच कर लोगे थर्ड से, बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लो। यहाँ पे ध्यान रखना यूनियन का भी सिंबल है, यूनियन का भी मतलब प्लस होता है, और उल्टा है इंटरसेक्शन का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम मैच कर लेंगे डी से। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये मैंने आपको बताया था। और सी का वो कंडीशनल जो है उसको मैच कर लेंगे हम आई गेस 1 से, और बेस थ्योरम को हम सेकंड से मैच कर लेंगे। तो 15th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है शार्पनेस, और यहाँ पे ऑफ नहीं होगा बल्कि और होगा, शार्पनेस और द पीक ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको बताना है कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीकनेस होती है या फिर शार्पनेस होता है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है। आपके ऑप्शन है कर्टोसिस, स्क्यूनेस, मीन या मीडियन। देखिए कर्टोसिस जो है वो पीक्डनेस बताती है, जो भी कर्टोसिस है या स्क्यूनेस है वो शेप बताती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है ये कर्टोसिस और स्क्यूनेस बताता है। कर्टोसिस बात करता है वर्टिकल शेप के बारे में। वर्टिकल शेप का क्या मतलब है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेसोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है या फिर प्लेटिकर्टिक है। मेसोकर्टिक का क्या मतलब है, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर हैं। अगर मीन आपका 10 है तो मीडियन भी 10 होगा और मोड की वैल्यू भी 10 होगी। ये आपका मेसोकर्टिक है, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लेप्टोकर्टिक कैसा होता है, ऐसा होता है। लेप्टो मतलब लंबा, जो लंबा हो। प्लेटिकर्टिक कैसा होता है, प्लेट जैसा, इस तरीके से फ्लैट एकदम, ये आपका प्लेटिकर्टिक है। तो कर्टोसिस जो है वो पिगनेस या शार्पनेस बताता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्कीमनेस के बारे में बता देता हूँ, ये असिमेट्री के बारे में बात करता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री, यानी ये सिमेट्री के बारे में बात करता है। ध्यान रखना कर्टोसिस जो है वो वर्टिकल शेप के बारे में बात करता है ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो स्कीवनेस है वो हॉरिजॉन्टल शेप के बारे में बात करता है। हॉरिजॉन्टल शेप का क्या मतलब है कि आपका जो स्कीवनेस है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली होगा ये, या फिर नेगेटिवली स्क्यूड है। आपने देखा होगा राइट टेल लेफ्ट टेल इस तरीके से, यहाँ पे माइनस होता है, ये मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, आपने देखा होगा। आपका जो टेल है, जो लॉन्ग टेल है, वो हम देखते हैं किस साइड है। अगर ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप स्क्यूनेस के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल में लेक्चर बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप इस लेक्चर के बाद स्क्यूनेस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और मीन एंड मीडियन आप सभी जानते हैं कि इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हो सकता है आपसे मोमेंट के बारे में पूछ ले एग्जाम में। मोमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर है एक तरीके से। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट, ये याद रखना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं। डिस्पर्जन इसको हम बोलते हैं सेकंड मोमेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्कीवनेस को हम बोलते हैं थर्ड मोमेंट, और कर्टोसिस को हम फोर्थ मोमेंट के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वांटिटेटिव रिसर्च वुड बी मेनली कंसर्न विद। आपको बताना है कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है मेजरमेंट, कॉजॉलिटी, कॉन्टेक्स्ट, रेप्लिकेशन। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च है जहाँ पे हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स
और डेटा के बारे में बात करते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा सही टर्म है जहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम एक पैटर्न ढूंढते हैं, कोई रिलेशनशिप ढूंढते हैं या फिर ट्रेंड को ढूंढते हैं। जैसे हमें ये देखना है कि बैंक में जो NPAs हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं और कितना 1000 करोड़ का जो है NPA हर साल बन रहा है। तो अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल डेटा है जो नंबर्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? जो वर्ड्स के फॉर्म में हो, सेंटेंसेस के फॉर्म में हो, जिसमें हम लोगों की मोटिवेशन देखें या फिर मोरल चेक करें। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पर्सनालिटी, ये सब एग्जांपल हैं आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे संबंधित है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो मेजरमेंट से रिलेटेड होता है, कॉजॉलिटी से रिलेटेड होता है और रेप्लिकेशन से रिलेटेड होता है। सब समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो वेरिएबल्स को मेजर करता है, हमेशा वेरिएबल्स को मेजर करता है। जो कॉजॉलिटी है, कॉजॉलिटी का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का काम करता है। और रेप्लिकेबिलिटी होती है इसमें, ये रेप्लिकेबिलिटी इंश्योर करने का काम करता है। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसको रेप्लिकेट कर सके कोई, ये इंश्योर किया जाता है। तो वेरिएबल को मेजर किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है और रेप्लिकेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। ये तीनों जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। और ये तीनों क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिसर्च का आपका आउटकम्स आ रहा है, इसको जनरलाइज किया जा सके, यानी जनरलाइजेशन पॉसिबल हो। और जनरलाइजेशन का क्या मतलब है? इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मेडिसिन बनाई X और ये 1 लोगों पे ट्राई किया तो ये काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सर दर्द की कोई दवा है और फिर यही जो दवा है इसको हमने 100 लोगों पे टेस्ट किया तो भी काम किया। तो इसी दवा को अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं, अगर 10,000 लोगों पे भी टेस्ट करें तो इसको भी ये काम करना चाहिए। यानी जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है या फाइंडिंग्स हैं उसको जनरलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजरमेंट, कॉजॉलिटी और रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। और जो यहाँ पे टर्म दिया गया है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेनली कंसर्न करता है क्वालिटेटिव रिसर्च से। तो ध्यान रखना कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जो भी हम चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग हमें डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे हम बिहेवियर या ओपिनियन या कोई फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी इन डेप्थ हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में सी है इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम DF लिखते हैं, आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट जो कि दिया गया T टेस्ट, F टेस्ट, Z टेस्ट और chi स्क्वायर, इनमें से कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते समय हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही जान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम refers to the number of value in a calculation that are free to vary, free to vary, vary का मतलब क्या है? डिफरेंस, चेंज हो सकता है, इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने आपको 5 बाइक का ऑप्शन दिया है, बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3, बाइक 4, बाइक 5। सपोज कर लो कि तुम अपने पसंद की किसी भी 5 कंपनियों की बाइक अपने पास रख लो और मैं ये कहूँ कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी फ्री टू वेरी क्या होगा। तो आप स्टार्टिंग के 4 देखो। जब पहले दिन आप चाहो तो बाइक 1 यूज करो, दूसरे दिन चाहो तो बाइक 2 यूज करो, तीसरे दिन चाहो तो 3rd यूज करो, चौथे दिन चाहो तो चौथा यूज करो। बट 5वें दिन क्या आपके पास फ्रीडम टू वेरी है? क्या 5वें दिन आपके पास कोई चॉइस है? नहीं, 5वें दिन आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। इसी तरीके से इस नंबर को किसी भी क्रम में रख सकते हैं, जैसे 3, 4,
5, 2 और 1। तो किसी भी तरीके से मान लो इस तरीके से हमने 4 बाइक को चूज कर लिया, तो आखिरी दिन तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी ना, थर्ड को यूज करना ही पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ कैलकुलेशन दैट आर फ्री टू वेरी। जैसे मान लो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना है 5 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे n-1, 5-1 यानी 4। फ्री टू वेरी कितना है 4, यानी 4 तक तो हम चेंज कर सकते हैं, 5 में हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्रिटिकल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेस्ट में अलग अलग होता है। जैसे ऑप्शन जो दिया गया उसको ही एक बार इवेल्युएट करके देख लेते हैं। पहला दिया है टी टेस्ट। आपको पता है कि टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है, और टी टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम जब मीन को कंपेयर करते हैं ऑफ 2 ग्रुप्स तो वहां पे हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और सैंपल साइज हमारे पास कम होती है, स्मॉल होता है मतलब लेस देन 30। तो जब हम टी टेस्ट देखते हैं तो इसमें भी 2 चीजें आती हैं। पहला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, और एक आपने सुना होगा पेयर्ड टी टेस्ट। दोनों का फॉर्मूला अलग है। देखिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 का क्या मतलब है, सैंपल ऑफ 1 और सैंपल 2। n का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2। एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 क्लास हैं, क्लास 1 क्लास 2। इसको ए बी कर लेते हैं। क्लास ए में टोटल 20 स्टूडेंट है और क्लास बी में 22 स्टूडेंट है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, ये आपका n1 हो जाएगा और ये आपका n2 हो जाएगा। तो 20 प्लस 22 माइनस 2, 42 माइनस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। पेयर्ड टी टेस्ट में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू होता है n-1। जैसे आप यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, तो यहाँ पे 4 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं एफ टेस्ट। एफ टेस्ट भी एग्जांपल है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट का। एफ टेस्ट यूज करते हैं वेरिएंस को कंपेयर करने में बिटवीन 2 पॉपुलेशन। यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमरेटर जो होता है वो बेस्ड होता है पहले सैंपल पे, सैंपल 1, और डिनोमिनेटर जो है वो सैंपल 2 पे बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ टेस्ट। आगे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जेड टेस्ट। जेड टेस्ट में कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेसिफाइड नहीं होता है, यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और जेड टेस्ट आपको पता है कि टी टेस्ट की तरह ही होता है बट फॉर लार्ज सैंपल। यहाँ पे हम लार्ज सैंपल का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज सैंपल का मतलब क्या है, मोर देन 30 सैंपल है तो उसे हम लार्ज सैंपल कहते हैं। आखिरी है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर को हम बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एक एग्जांपल है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। और क्यों यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, ताकि हम जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, लिख लेता हूं मैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए या टेस्ट करने के लिए बेसिकली टेस्ट करते हैं हम। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम टेस्ट करते हैं। और कैटेगोरिकल वेरिएबल का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव, जो डेटा आप यूज कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव डेटा है। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंस टेस्ट और दूसरा होता है गुडनेस ऑफ फिट। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, देख लेते हैं। पहला है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, आप देख के लिख लेना या मैं बोल दे रहा हूँ, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, रोज -1 कॉलम -1। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा होता है गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, k-1। के का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी स्क्रीन में स्पेस ना होने की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ। फिलहाल थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कंटेंट एनालिसिस। आपको बताना है कि कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक बार सारे स्टेटमेंट को मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला है द मेन यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस हैज बीन इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। कि कंटेंट एनालिसिस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रिंटेड टेक्स्ट में और डॉक्यूमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है कंटेंट एनालिसिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी।
कि कंटेंट एनालिसिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट है कोडिंग इज क्रूशियल इन कंटेंट एनालिसिस। आखिरी, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस कोडिंग मैनुअल्स दैट डू नॉट इंटेल सम इंटरप्रिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ कोडर्स। ये कह रहा है कि कुछ हद तक मैनिपुलेशन होता है, सब्जेक्टिवनेस आ जाती है कोडर्स के पार्ट से। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंटेंट एनालिसिस क्या है। देखिए, कंटेंट एनालिसिस एक रिसर्च मेथड होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट, मैं लिख भी देता हूँ साथ के साथ, टेक्स्ट, मीडिया या फिर कम्युनिकेशन कंटेंट। देखिए, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, एक रिसर्च मेथड है जो कि आपके टेक्स्ट, मीडिया या कम्युनिकेशन कंटेंट को सिस्टमैटिकली एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है ताकि उसमें से कुछ पैटर्न, कोई थीम या कोई ट्रेंड को निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप पॉलिटिकल रैलीज का वीडियो देखते होंगे, XYZ जो पार्टी हैं उनका, तो आप उसमें से देखते होंगे कि कौन सी पार्टी रिलीजन को लेके बात कर रही है, कौन सी पार्टी एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, कौन सी पार्टी इकोनॉमी के बारे में बात कर रही है। तो आप उसमें से कोई पैटर्न निकालने की कोशिश करते हो या कोई थीम निकालने की कोशिश करते हो कि ये पर्टिकुलर पार्टी किस, उसका एजेंडा क्या है या किस टॉपिक पे ज़्यादा बात कर रही है। तो कंटेंट एनालिसिस का एक एग्जांपल मेरे पास अभी है, जो आपने हाल ही में एक चैनल देखा होगा, ओनली देसी। मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, चाहो तो आप देख लो। अभिनव अरोरा का वीडियो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसको ओनली देसी चैनल ने बनाया था। तो उसमें इसने कंटेंट एनालिसिस किया है कि जो अभिनव वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है या वो अपने जो वीडियोस हैं उसमें किस तरीके के बात को या टर्म्स को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, किस तरीके के टेक्स्ट उसमें यूज़ किए जा रहे हैं। ये सब सारे पैटर्न को ओनली देसी चैनल ने निकाला है, उसमें पैटर्न ढूंढना है किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कंटेंट एनालिसिस का। अब इसके बेसिस पे हम सारे जो ऑप्शंस हैं उसको इवेलुएट कर सकते हैं। फर्स्ट है, द मेन यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस हैज़ बीन इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये किसी फॉर्म में हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक या कोई ऑनलाइन आर्टिकल। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए तो होना चाहिए, जिस भी ऑप्शन में ए नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लो। नेक्स्ट है, कंटेंट एनालिसिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी, यानी कंटेंट एनालिसिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम गुड मेथोडोलॉजी यूज़ करें, एक अच्छा मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी को अचीव किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो जिस भी ऑप्शन में बी है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर भी बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कोडिंग इज क्रूशियल इन कंटेंट एनालिसिस। कोडिंग देखो बहुत ज़रूरी है इस टर्म को समझना, क्योंकि हम कोडिंग को बोलते हैं हार्ट ऑफ कंटेंट। हार्ट ऑफ कंटेंट कोडिंग को हम बोलते हैं। सपोज कर लो कि आप रिसर्चर हो और आप कोई पॉलिटिकल स्पीच सुन रहे हो और उसकी स्टडी करना चाहते हो, तो आप ये देखोगे कि जो भी पॉलिटिशियन है, जो वर्ड का इस्तेमाल वो कर रहा है, उसमें से आप कोई थीम निकालने की कोशिश करोगे। आप ये देखोगे कि जो पॉलिटिशियन है वो किस तरीके के टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमी टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं या जॉब टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी टर्म, जो बात कर रहे हैं, जो शब्द का इस्तेमाल वो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, आप उसको एक कोड में कर दोगे। जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड जो टर्म है उसको आप इकोनॉमी सेक्शन में कर दो, इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं उसे उसको कोडिंग कर दो, और जॉब से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं उसे जॉब की कैटेगरी में डाल दो। तो ये आप करके उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि एक पॉलिटिशियन, मान लो मिस्टर एक्स हैं और दूसरा पॉलिटिशियन है मिस्टर वाई, ये ए पार्टी से और ये बी पार्टी से। तो आप क्या करोगे कि जो भी वो बात कर रहे हैं उसको कोड करके आप क्वांटिफाई कर दोगे, ये देखने के लिए कि एक पॉलिटिशियन किसी टर्म को कितनी बार यूज़ कर रहा है, कितनी बार जो है वो डिस्कस करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो दो पॉलिटिशियन के बीच में कि कौन सा जो पॉलिटिशियन है वो हमारे मुद्दों पे ज़्यादा बात कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो एक तरीके से आप पैटर्न ढूंढ सकते हो। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो कोडिंग इज़ क्रूशियल फॉर कंटेंट एनालिसिस, ये बिल्कुल सही है। आखिरी ये कह रहा है कि जो भी कोडर होता है, कोडर का मतलब क्या, जो रिसर्चर है, वो एक तरीके से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन
करता है, इससे हम बच नहीं सकते। ये बात फोर्थ वाले ऑप्शन में कही जा रही है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑनलाइन कस्टमर रिव्यू पढ़ते हैं, हम सब मिंत्रा या अमेज़ॉन किसी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं। मान लो मुझे एक कपड़ा खरीदना है और मैं मिंत्रा पे गया और मुझे रिव्यू चेक करना है कि लोग उस कपड़े के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर मान लो कोई टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है किसी कपड़े के बारे में, नॉट बैड, तो हो सकता है कि मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये दूं कि भैया पॉजिटिव कमेंट है, ठीक है, मतलब अच्छा है, कोई ख़राब वाली बात नहीं है। नॉट बैड मतलब यूज़ किया जा सकता है इस कपड़े को। लेकिन कोई और है, मान लेते हैं सी रिसर्चर है, वो इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। ये कहता है ये न्यूट्रल, कहता पॉजिटिव नहीं है बट ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ रहा है ये होगा ही होगा। इसको कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। मैं कहूँगा कि जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है उसको एलिमिनेट करना। तो ये भी सही बात कह रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्राइटेरियन ऑफ क्रेडिबिलिटी in qualitative research is equivalent to which of the following criteria in quantitative research? आपके ऑप्शन है एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रिलायबिलिटी। आपने दो टर्म के बारे में हमेशा सुना होगा, फर्स्ट है वैलिडिटी और दूसरा है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो रिसर्च के फीचर्स हैं, यानी रिसर्च जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। वैलिडिटी का क्या मतलब है कि वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, या जिसको बोलते हैं साउंड होना चाहिए। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि जब मैं रीटेस्ट करूं तो आपका रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमने ब्लड टेस्ट कराया, 4 हॉस्पिटल हैं ए बी सी टी, यहाँ पे मेरा बी पॉजिटिव आया, यहाँ पे भी बी पॉजिटिव आया, यहाँ पे भी मैंने 4 हॉस्पिटल में अपना ब्लड टेस्ट कराया और चारों हॉस्पिटल में मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि बार बार टेस्ट करने पे ही मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसे हम बोलेंगे कि जो हमारा रिसर्च का आउटकम है वो रिलायबल है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, रिसर्च मेथड्स हमारे पास दो हैं, एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता है। तो ये जो दोनों रिसर्च हैं, यहाँ पे जो भी फाइंडिंग्स आती है, रिसर्च का जो भी फाइंडिंग आ रहा है, ये हम चाहते हैं ना कि जो हमारी फाइंडिंग आ रही है वो एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो, यही हम चाहते हैं, ऑथेंटिक और एक्यूरेट आए, जो भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसको रिप्रेजेंट करे। तो दोनों जो रिसर्च के मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसमें फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी को बताने के लिए कुछ वैलिडिटीज़ को यूज़ की गई है। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च है तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी इस टर्म का इस्तेमाल किया था, और अगर क्वांटिटेटिव है तो वहाँ पे हम इंटरनल वैलिडिटी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना कि दोनों रिसर्च जो हैं वो अलग अलग अप्रोच को यूज़ करते हैं टू इंश्योर कि जो भी वो फाइंडिंग आ रही है वो ऑथेंटिक हो और एक्यूरेट हो, जो कि सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ आपको याद करने वाली बात है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होगा तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी होगा, और क्वांटिटेटिव होगा तो वहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी होगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी कहाँ है यूज़ की जाती है? तब यूज़ की जाती है जब हमको जनरलाइजेशन पॉसिबल हो। भाई, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, रिसर्च का आउटकम आ रहा है, उसको अगर आप जनरलाइज ही नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा है रिसर्च करने का? नहीं। तो ये बताता है एक्सटर्नल वैलिडिटी कि आपका जो फाइंडिंग है उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी है या नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आप सभी जानते हो कि इसमें बायसनेस नहीं है, ठीक है। और रिलायबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं या फिर इस तरीके से, ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। आपको पहले 1 से 7 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है।
आपके ऑप्शन है 4, 3, 2 या 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? √n² - 1 अपॉन 12, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। √n कितना है? 7, 7² - 1 अपॉन 12, तो 7 7 जा 49 -1 अपॉन 12, 48/12, 12 कम 12, 12 चौक 48। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कैलकुलेट होके आ गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपका नेचुरल नंबर हो, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हो, वहीं पे इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते तो और भी फॉर्मूला हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा वो, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला याद कर लो, हो सकता है आने वाले किसी शिफ्ट में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन टेस्ट आंसर द क्वेश्चन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वैलिडिटी है जो दिए गए प्रश्न का उत्तर दे रही है। प्रश्न क्या है? डज दिस टेस्ट मेजर वॉट इट इज़ सपोज टू मेजर। क्या वो टेस्ट वही मेजर कर रही है जो हम मेजर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी व्यक्ति के मोटिवेशन को मेजर करना चाहते हैं, लेकिन हमने व्यक्ति के मोराल को मेजर कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि जो हम मेजर करने के लिए बैठे हैं हम वही मेजर करें। ठीक है, तो हमें उस टेस्ट का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और टेस्ट वैलिडिटी। तो देखिए, जो वैलिडिटी होता है, टेस्ट वैलिडिटी, ये मेजर करता है, मतलब ये बताता है कि हम वही मेजर कर रहे हैं जो हम मेजर करना चाहते थे। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। लेकिन बाकी भी जो है वो किसी प्रश्न का आंसर देते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी। डज दिस टेस्ट यूज अप्रोप्रिएट कंटेंट, कंटेंट होगा n है, ये क्वेश्चन करता है। क्राइटेरियन वैलिडिटी के लिए क्वेश्चन क्या होगा? डज दिस टेस्ट यूज, यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, यूज पैरामीटर टू स्टैब्लिश, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, हो सकता है कि अगला स्टेटमेंट आपसे पूछ लें। स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप टू अदर मेजर्स। और कंस्ट्रक्ट के लिए भी लिख लीजिएगा, डज दिस टेस्ट रिलेट टू द अंडरलाइंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक टेस्ट किसी क्वेश्चन का आंसर देता है। टेस्ट वैलिडिटी आंसर करता है डज दिस टेस्ट मेजर व्हाट इट्स सपोज टू मेजर। कंटेंट जो वैलिडिटी है वो इस क्वेश्चन का आंसर देता है डज दिस टेस्ट यूज अप्रोप्रिएट कंटेंट। क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है इस क्वेश्चन का आंसर देता है डज दिस टेस्ट यूज पैरामीटर टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप टू अदर मेजर्स। और जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि डज द टेस्ट रिलेट टू द अंडरलाइंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, और नेक्स्ट टाइम अगर किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन अप्लाइज फॉर अ लोन ऑफ ₹1 लाख। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करता है। द बैंक इन्फॉर्म्ड हिम that over the years it had received 2,920 loan application per year and the probability of approval was on an average 0.85। बैंक उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करता है कि हर साल ऑन एवरेज पर ईयर जो है वो 2,920 लोन एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें से 0.85% की प्रोबेबिलिटी है कि वो अप्रूव होते हैं। 0.85 का मतलब क्या है? 85% चांसेस है कि लोन जो आपका है वो अप्रूव हो जाएगा। The applicant wants to know the average number of loan approved by bank per year. What can be that number? वो नंबर आपको बताना है कि
एवरेज नंबर ऑफ लोन अप्रूव पर ईयर कितना होगा? आपके ऑप्शन 1920, 3250 या 1000 या 2482। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अप्रूव्ड लोन्स पर ईयर इज इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन पर ईयर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल। 2920 एप्लीकेशन आए हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है 0.85। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2920 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 5 दूना 10, 5 9 45, 46, 5 दूनी 10 4 14, 0 8 दूना 16, 8 9 72, 73, 8 दूनी 16, 16 6 22, 1 23, 00 6 6 12, 4 3 7 1 8 4 2, 2 अंक पे 10 में लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 2482। 2482 जो है वो लोन पर ईयर जो है अप्रूव किया जाता है बाय द बैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ ये मत पढ़ो कि किस तरीके से सॉल्व करना है, उसका इंटरप्रिटेशन भी समझो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 2920 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, और 2482 लोग जो है जिनका लोन जो है अप्रूव होता है, तो ये आपको समझना होगा कि ये इसका 85% है। समझ में ये चीज़ें, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका इंटरप्रिटेशन भी अच्छी तरीके से समझो। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दैट आर टू बी आंसर्ड इन सिक्योरिंग अ सैंपल। आपको स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन बताना है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सारा ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है किस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट करोगे। सारे ऑप्शंस को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। What is the appropriate sampling method? What are the parameters of interest? What size sample is needed? What is the target population? What is the sampling frame? ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए सैम्पलिंग डिज़ाइन आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट करोगे, आपका टारगेट पॉपुलेशन कितना होगा, आपने कौन कौन से पैरामीटर यूज़ करोगे, आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, उसके बाद कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करोगे, सैम्पलिंग साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आपका ये काम होता है कि आप टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करो। आप बताओ कि कौन है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कौन है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन होगा, तो जिस भी ऑप्शन में डी नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं। आपने टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको करना होगा पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप उस पॉपुलेशन में से क्या चीज़ मेजर करना चाहते हो? क्या आप मीन मेजर करना चाहते हो या प्रपोर्शन मेजर करना चाहते हो? मीन का मतलब क्या है? मीन ऑफ वेरिएबल, चाहे आप एवरेज इनकम कैलकुलेट कर लो, एवरेज एज कैलकुलेट कर लो, ये हो गया। प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या मतलब है? जैसे प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आर लाइकली टू फेवर अ पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट और समथिंग एल्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आपको पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट देखना होता है कि आप ये पहले बताओ कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या कौन सा मैट्रिक पे आप काम करोगे। क्या आप जो आपका स्टडी है वो किस चीज़ पे है, तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तीसरा आता है व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रेम, यानी पूरे पॉपुलेशन को तो आप पढ़ोगे नहीं, उसमें से किन किन लोगों को आप सेलेक्ट करोगे। ये सारी चीज़ें जो भी लिस्ट या रिसोर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उनको सैंपल के रूप में लोगे, ये आपको बताना पड़ेगा। इसे हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। फिर होगा व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे सैंपल को कलेक्ट करने में। क्या आप प्रोबेबिलिटी टेक्निक करोगे या आप नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। प्रोबेबिलिटी में भी ढेर सारे टेक्निक है, उसमें से कौन सा करोगे। तो ये सब सारी चीज़ें आप करोगे। आखिरी में आपका आएगा व्हाट साइज सैंपल इज नीडेड, आपका सैंपल साइज कितना होगा। क्या आप 300 सैंपल लोगे या आप 400 सैंपल कलेक्ट करोगे या एक आइडियल सैंपल जो होता है 347 ये आप लोगे, या फिर आप कैलकुलेट करोगे जो सैम्पलिंग लेने के जो फॉर्मूलाज हैं
कितना आइडियल सैंपल होना चाहिए डिपेंड करता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो अननोन है या नोन है, उसके बेसिस पे आप आइडियल सैंपल साइज कैलकुलेट करते हो। तो ये सारी चीज़ें सारे स्टेप्स हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन के। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 में आपके सामने शेप दे रखा है और अलग अलग टाइप दे रखा है। बेसिकली 2 चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, पहला कर्टोसिस और दूसरा स्कीवनेस। इनमें किस तरीके से शेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वही दिया गया। तो देखिए मैंने कर्टोसिस में आपको बताया था कि पिग्नेस बताती है, यानी एक तरीके का ये वर्टिकल शेप होता है, और स्कीवनेस जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल शेप बताता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या किस तरीके का। तो मैच कराते हैं। पहले यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, ये साइड को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और यहाँ देखिए लॉन्ग टेल है टू द लेफ्ट साइड, यही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड। तो फर्स्ट का मैच हो जाएगा थर्ड से, तो फर्स्ट का थर्ड जिसमें नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लो। यहाँ देखो ये वर्टिकल एक्सपेंशन है सेकंड वाले में, लंबा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेप्टोकर्टिक। बी का कितना हो जाएगा, सेकंड, तो बी का सेकंड जिसमें नहीं उसको आप एलिमिनेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये देखो ये राइट साइड पे जो उसकी पूंछ है, बेसिकली हम टेल को देखते हैं कि टेल किस साइड है। तो ये आप जानते हो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये आपका पॉजिटिव साइड है, ये आपका नेगेटिव साइड है। तो ये राइट टेल टेस्ट हो जाएगा या पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। तो डी को हम किससे मैच कर लेंगे, सेकंड से। और आखिरी बचा है ये सी का फर्स्ट हो जाएगा, प्लेटिकर्टिक, प्लेट जैसा है, फ्लैट एकदम। ध्यान रखना कि स्क्यूनेस मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लेक्चर के बाद देख लेना, आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि 20-30 क्वेश्चंस सॉल्व कराना है मुझे, तो आप डिटेल में अच्छे तरीके से इसको पढ़ लो, कर्टोसिस भी एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रिपरेशन नीड्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा and their conversion from raw form to reduced and classified form for analysis. It includes, अब देखिए डेटा जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। जब हम रॉ डेटा को रिड्यूस और क्लासिफाइड फॉर्म में करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, और विश्लेषण करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 स्टेप्स होते हैं डेटा प्रिपरेशन के, आपको बताना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगे। आपके ऑप्शन है कोडिंग, डेटा एंट्री, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग या एलेजिंग। तो देखिए 3 स्टेप्स ऑफ डेटा प्रिपरेशन होता है, उसमें कोडिंग, डेटा एंट्री और एडिटिंग होता है। तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कोडिंग क्या होता है। देखिए जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें रिस्पॉन्सेस मिलता है। रिस्पॉन्सेस किसी भी टाइप में हो सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा या फिर कैटेगोरिकल डेटा भी हो सकता है, जिसे हम क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्सेस को न्यूमेरिकल डेटा में या कैटेगोरिकल डेटा में ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर एनालिसिस, तो इसे हम कोडिंग कहते हैं। डेटा एंट्री आप जानते हो, डेटा को एंटर करना है डेटाबेस में या स्प्रेडशीट में ताकि फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। एडिटिंग में आप जानते हो कि जो भी डेटा है उसको हम रिव्यू करते हैं और क्लीन करते हैं ताकि जो एरर है उसको हम सही कर सकें या फिर जो इनकंसिस्टेंसी है उसको हम रिड्यूस कर सकें, इसी के लिए एडिटिंग किया जाता है। तो कोडिंग, डेटा एंट्री और एडिटिंग ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं डेटा प्रिपरेशन में। स्ट्रीमिंग और एलेजिंग नहीं होता। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्निक होता है ये, और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है। और एलेजिंग जो होता है वो सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक है, न कि डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक है। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी। 11th का करेक्ट आंसर होगा 3rd। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 रिग्रेशन लाइन्स आर 8x - 10y + 60 = 0, 40x - 18y = 214, देन x बार एंड y बार आर रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको 2 रिग्रेशन लाइन दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8x - 10y + 66 = 0, और दूसरा रिलेशन है 40x - 18y = 214। अब आपसे पूछ रहा है कि x बार की क्या वैल्यू होगी और y बार की।
इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जब हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन होती है तो जहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पे मीन की वैल्यू होती है, तो वहाँ पे हम x बार और y बार कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये जो इक्वेशन है वो सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम सही करेंगे। 8x माइनस 10y और 66 को उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और दूसरा जो इक्वेशन दिया गया वो तो सही यही है आई गेस। तो अब हमें इक्वेट करना होगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो उसमें हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेट हो जाएगा। तो 5 40 40x माइनस 50y माइनस 5 30 5 30 है 33 माइनस 33 और 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, यही है। माइनस प्लस प्लस सॉल्व कर लेते हैं। 50 में से 18 गया 32 और 4 4 3 2 5, तो y बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 544 डिवाइड बाई 32, डिवाइड कर लेते हैं, एक बार जाएगा, ठीक है, 7 बार चला जाएगा, 7 दूना 14 7 3 21 22, तो y बार की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो देखिए y बार कितना है 17, तो x कितना हो जाएगा 13, या फिर आप इस जो इक्वेशन है इसमें भी y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं। तो मैं उतना करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आंसर मिल गया, तो हम टिक कर लेते हैं। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी इज फिनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन द रिसर्चर हैज अचीव्ड द फॉलोइंग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब खत्म हो जाती है? जब रिसर्चर इनमें से कौन सी चीज अचीव कर चुका हो। ये सारे ऑप्शन हैं, एक बार देख लेते हैं। Establish the major dimensions of research task. Define the set of subsidiary investigative questions that can be used as a guide to a detailed research design. Developed several hypotheses about the possible cause of a management dilemma. Learn that certain other hypotheses are such remote possibility that they can be safely ignored in any subsequent study. Concluded additional research is needed and it is feasible। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो सबसे पहले जान लो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होता है जहाँ पे प्रॉब्लम इज नॉट नोन। जब आपको प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता नहीं होता है तभी आप एक्सप्लोर करोगे। तो जब आपको वो प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो जब हमें प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है तो वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब है? टू एक्सप्लोर। अभी हमें कुछ पता नहीं है बट हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का? टू नो अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम और द टॉपिक ऑफ रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में देखा था कि जब नया नया कोविड आया था तो वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च काफ़ी किए जा रहे थे ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें कि ये जो वायरस है वो किस तरीके से हो रहा है या वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है, कितना डेडली है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ही हैं एक्सेप्ट ई। जो ई है वो ये कह रहा है कि कंक्लूडेड एडिशनल रिसर्च इज़ नीडेड। देखो, एडिशनल रिसर्च की ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंप्लीट हो गया है। ध्यान रखो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है, सारी चीज़ें आप जान गए हो, तो एडिशनल रिसर्च की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के फीचर्स के रूप में आप देख सकते हैं इसको। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपके सामने एब्रीविएशन दे रखा है और लिस्ट 2 में उसका मीनिंग दे रखा है, तो मैच कराते हैं। सबसे पहले है आईडी। आईडी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है IDEM का, जिसका मतलब होता है द सेम। द सेम का क्या मतलब है? जब भी हम साइटेशन यूज़ करते हैं, हम साइटेशंस यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है। तो जब हम सेम रिसोर्स अगर हमें साइट करना होता है, रिसोर्स नहीं सॉरी सोर्स, जब हम सेम सोर्स को साइट करना होता है जो कि हमने पहले ही साइट कर लिया है,
तो वहाँ पे हम आईडी लिखते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड देख लो, जिस भी ऑप्शन में नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर लो। नेक्स्ट है पोस्ट। प्री पोस्ट आपने पढ़ा होगा, प्री मतलब बिफोर, पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर। तो पोस्ट का फोर्थ से मैच हो जाएगा। तो बी का 4 देख लो, जिस भी ऑप्शन में नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लो। एक चीज़ और ध्यान रखना, आंटे इसका मतलब होता है बिफोर, ये भी एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। तो पोस्ट का आफ्टर और आंटे मतलब बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट है VID, ये शॉर्ट फॉर्म है VIDE का, इसका मतलब है रेफर्स टू। रेफर्स टू, देखिए ये जो रीडर होते हैं उनको रेफ़र किया जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कहीं लिखा होगा PTO प्लीज़ टर्न ओवर, नेक्स्ट पेज पे जाइए, या फिर मैं जैसे बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, जो इस वीडियो को सुन रहे हो, तो मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। यानी कि रीडर को जब हमें रेफ़र करना होता है टू अदर सेक्शन और डॉक्यूमेंट, कि आप इस सेक्शन पे जाके देखो, या वहाँ जाओ, या इस प्लेलिस्ट को देखो, या इस पेज पे जाओ, तो वहाँ पे हम VID का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है VIZ, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है VIDELICET का, जिसका मतलब होता है नेमली। नेमली, या फिर इसको बोलते हैं दैट इज़ टू से, दैट इज़ टू से। जैसे जब हम क्लैरिफाई करना होता है हमें, या फिर कोई स्पेसिफिक आइटम के बारे में बात करना, तो हम नेमली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जयपुर नेमली दी पिंक सिटी, ऐसा हम बोलते हैं ना कि जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक आइटम को लिस्ट में बताते हैं या कोई क्लैरिफाई करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। वही सारी चीज़ें जो पहले पूछी गई थी, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मेजरमेंट, कॉजोलिटी, एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, जनरलाइजेशन। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेजरमेंट होता है, कॉजोलिटी होता है यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है यानी जनरलाइजेशन होता है। तो एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट जो है ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, लिख लेना अपना, ठीक है। तो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक दैट रिलाइज ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल हु नो about a population of interest rather than from members of that population themselves refers to। यहाँ पे एक सैम्पलिंग टेक्निक का डेफिनेशन दिया गया है, आपको बताना है कि ये सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है। आपके ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, की इंफॉर्मेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग। तो देखिए एक एक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आपको पता है कि यहाँ पे हर जो आइटम या ऑब्जर्वेशन है उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें 100% प्रोबेबिलिटी या चांस होता है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। की इंफॉर्मेंट, स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टेक्निक है। एक एक करके देख लेते हैं। की इंफॉर्मेंट सैम्पलिंग का क्या मतलब है। एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें हम उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो पॉपुलेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, न कि उन लोगों को हम एज अ सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं जो पॉपुलेशन का पार्ट है, तो उसे हम की इंफॉर्मेंट सैम्पलिंग कहते हैं। ध्यान रखना कि की इंफॉर्मेंट सैम्पलिंग को हम एक्सपर्ट सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, एक्सपर्ट सैम्पलिंग। और ये पार्ट है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग का। जजमेंटल सैम्पलिंग आपने पढ़ा होगा, जजमेंटल सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है की इंफॉर्मेंट सैम्पलिंग, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यहाँ पे हम उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं हु आर नॉलेजेबल अबाउट द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के बारे में नॉलेजेबल है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, अब जैसे स्नो में आपने देखा होगा जहाँ पे अगर आप पहाड़ों पे गए होगे जहाँ पे बर्फ़ होगा, तो आपने देखा होगा कि बर्फ़ का गोला लेके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो फेंकना नहीं है, हमें ज़मीन पे, मिट्टी पे उसको रोल करना है। तो आप देखोगे कि जो बॉल है, जो बर्फ़ का गोला है,
उसमें मिट्टी लगती जाती है। तो उसी तरीके से जब हम कोई ऐसा रिसर्च कर रहे होते हैं जहाँ पर डेटा कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक रिस्पोंडेंट को पकड़ लेते हैं, हमारा एक सैंपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये देखना है कि ड्रग्स कौन कंज्यूम करता है, तो आम पब्लिक तो जल्दी उतना ड्रग्स कंज्यूम करती नहीं या नहीं करती है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो ड्रग्स कंज्यूम करता हो। तो हम मान लेते हैं कि पर्सन ए से मिल लिए, हमने बोला कि आप अपने दोस्तों से मिलवा दो या ऐसे पर्सन को बताओ जो ड्रग्स कंज्यूम करता है, तो वो ए से बी को मिलेगा, बी से सी को मिलेगा। तो इस तरीके से सैंपल हम कलेक्ट करते जाते हैं, इसे हम चेन सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा। कोटा सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि एक हम नंबर जो है वो फिक्स कर देते हैं कि हम 100 सैंपल तो लेंगे, 50 मेल से ले लेंगे और 50 फीमेल से ले लेंगे, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग हो गया। तो सैम्पलिंग टेक्निक पे भी मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सैम्पलिंग टेक्निक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खैर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर मेजरमेंट शुड शो विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज इफ यू वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च टू अ डिफरेंट पॉपुलेशन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कौन सी वैलिडिटी चूज करोगे, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी या कन्वर्जेंट वैलिडिटी चूज करोगे जब आप ये चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट है उसको हम जनरलाइज कर दे टू अ डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी सभी लोगों पे वो लागू हो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक्सटर्नल वैलिडिटी ही कहा जाता है। इंटरनल वैलिडिटी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो जनरलाइजेशन के बारे में बात करता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बात करता है कि आपका आइडिया सही है या नहीं, कन्वर्जेंट जो वैलिडिटी है वो ये बात करता है कि अगर आपने कोई टेस्ट बनाया है, ठीक है, तो क्या वह दूसरे तरीके से मेजर करने के लिए वो कोरिलेटेड है या नहीं, ठीक है, कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी में जो कोरिलेशन हम चेक कर रहे हैं वो सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं, ये बात हम चेक करते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शन है मीन डेविएशन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज या क्वार्टाइल। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि जो डेटा है उसमें दूरी कितनी है, यानी वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। यहाँ पे ध्यान रखना कि डेटा के बीच में दूरी कितनी है ये हमें बताता है, लेकिन दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। पहला है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितनी दूरी है, और दूसरा फ्रॉम मीन। यहाँ पे ध्यान रखना ये मीन, इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, यानी एक दूसरे से कितनी दूरी पे है और मीन से कितनी दूरी पे है, ये आपका डिस्पर्जन बताता है। तो डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक हैं, आपकी एब्सोल्यूट टेक्निक है और रिलेटेड टेक्निक है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे। आपको फिलहाल आइडेंटिफाई करना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से हैं। रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो देखिए मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज है। मीडियन आपको पता है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और क्वार्टाइल नहीं होगा। देखिए क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन दो अलग अलग चीज़ें। क्वार्टाइल का मतलब सिंपली ये हो सकता है कि किसी भी वैल्यू को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्वार्टाइल। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन है, पूरा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो ए, सी और डी ये होना चाहिए। तो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। समझ में आया। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी प्लस करो या माइनस करो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डिपेंडेंट ऑन स्केल, यानी मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, इससे
फर्क पड़ेगा। ये जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं बट नॉट ऑफ स्केल, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्केल होते हैं। तो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि मीन डेविएशन होता है, रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी होता है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं होता है। देखिए, जब आप कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसी को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। समझ में? तो जिस भी ऑप्शन में ई है इसको आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ई तो होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th का 4। अब समझ लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। अगर इसका हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये जो कोएफिशिएंट है इसका इस्तेमाल हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इस टर्म का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। समझ में? ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एब्सोल्यूट मेजर है और ये जो है ये आपका रिलेटिव मेजर है। तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। और पीछे जो आपने क्वार्टाइल डेविएशन देखा था वो भी एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं उसका। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और इंटर क्वार्टाइल रेंज इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इंटरचेंज करके दिया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 19th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज़ अ लॉन्ग लेफ्ट टेल इज नोन एज। आपको बताना है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बना देता हूँ, जिसकी लॉन्ग लेफ्ट टेल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको स्क्यूनेस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जिस साइड आपकी टेल होगी, पूंछ होगी, उसी साइड के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड है, ये आपका पॉजिटिव साइड है, यही मैंने बताया था। ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये लेफ्ट साइड पे है तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे होगा? जब हम इस तरीके से बनाएंगे, पॉजिटिवली, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो लॉन्ग टेल क्या राइट साइड में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे दोनों साइड जो हैं वो एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। और मेसोकार्टिक को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज लार्ज, लार्ज का मतलब क्या है? मोर देन 30 सैंपल, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटली यूजिंग। कह रहे जब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो लार्ज हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कम है, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको यूज़ करेगा? आपके ऑप्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन किसने दिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दिया है कार्ल, फ्रेडरिच, गॉस। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को दिया है साइमन, डेनिस, पॉइसन। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को दिया है जेम्स बर्नौली। तो देखिए, जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है
कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में तीन चीज़ें आती हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस में पहला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप अपने से लिख लेना। तो ध्यान रखना कि जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज हो लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल हो तो वहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ये फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको याद रखना होगा। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में आपके सामने मीनिंग दिया गया है और लिस्ट 2 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में दिया गया है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। सबसे पहले आप ये जान लो कि इवेंट क्या होता है ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। तो देखो, जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आता है उसे ही हम इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कॉइन है, हम उसको टॉस करते हैं। आपको पता है कि कॉइन को टॉस करने पे दो ही पॉसिबल आउटकम आ सकता है, हेड या टेल। तो मान लो कि हमने कॉइन को टॉस किया और हेड आ गया, तो ये जो हेड आउटकम आया है इसे ही हम इवेंट कहते हैं। अब इस बेसिस पे हम सारे जो ऑप्शंस को वो पढ़ के मैच करा लेते हैं। पहला है जॉइंट ऑकरेंस ऑफ इवेंट। अगर जॉइंट ऑकरेंस ऑफ इवेंट हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, तो जिस भी ऑप्शन में थर्ड नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उनको हम कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो जिस भी ऑप्शन में नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस टू ऑकर इन प्रेफरेंस ओवर अदर। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक इवेंट हुआ, ठीक है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि हर जो इवेंट है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर है, इक्वल चांस है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो इक्वली चांस है हेड या टेल आने की, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। आखिरी है द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इम्प्लाइज दैट द अदर कैन नॉट ऑकर। अब देखो, कोई भी इवेंट हम हो रहा है तो उसमें एक चीज़ तो तय है कि अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा और अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा। यही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे भी कि अगर एक आया तो दूसरा नहीं आएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। आपको रिसर्च का जो करेक्ट स्टेप्स है वो बताना है। सारे ऑप्शंस को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, कलेक्ट डेटा, डेवलप अ रिसर्च प्लान, इंटरप्रेट द रिजल्ट। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। तो सबसे पहले आप एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करोगे, फिर उससे रिलेटेड आप लिटरेचर रिव्यू करोगे कि कहाँ तक काम की गई है। उसके बाद आप क्या करोगे? एक रिसर्च प्लान करोगे कि कैसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, कितना सैंपल करोगे, ये सब सारी चीज़ें। फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट को। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सही है। एक बार सारे ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। chi-square test is a non-parametric test. Chi-square test was developed by Spearman. Chi-square distribution can never be negative. Chi-square distribution is a discrete distribution. Chi-square distribution is a function of its degree of freedom. ये आपके सामने ऑप्शंस दिया गया। तो chi-square को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। और chi-square क्या होता है? जो भी ऑब्जर्व्ड डेटा है और एक्सपेक्टेड डेटा है,
इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यही काई स्क्वायर होता है। और काई स्क्वायर आपको पता है एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। पहला दिया है काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए तो होना चाहिए, जिस भी ऑप्शन में ए नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर लो। नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन, तो ये गलत है। स्पीयरमैन द्वारा नहीं किया गया था बल्कि कार्ल पियर्सन दिया गया, कार्ल पियर्सन के द्वारा डेवलप किया गया था। ये नाम देखो बहुत मिलता जुलता है ना, इसलिए कंफ्यूज किया जाता है बार बार एग्जाम में। आपको ध्यान रखना काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो डेवलप किया गया था बाय कार्ल पियर्सन, नॉट स्पीयरमैन, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में बी है उसको एलिमिनेट कर लो, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम सारी चीज़ देख लेते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी निगेटिव, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को ही दिखाता है। क्यों नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को दिखाता है? क्योंकि यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ लेते हैं उसका सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यू कर देते हैं। आप जानते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड का मतलब क्या, माइनस की वैल्यू है तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत है क्योंकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। और लास्ट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये भी सही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, रो -1 कॉलम -1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्री कंडीशन है फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी प्री कंडीशन है, एक बार सारे ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। डेटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन परसेंटेज और अ रेशियो फॉर्म, द सैंपल शुड consist of at least 100 observation, the sample should not be drawn randomly, all the individual observations in a sample should not be independent। तो सारे ऑप्शंस को इवेलुएट कर लेते हैं। काई स्क्वायर एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे हम कैटेगोरिकल डेटा को हम स्टडी करते हैं, उसमें हम कभी भी परसेंटेज या रेशियोज के फॉर्म में उसको नहीं स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये प्री कंडीशन है कि जो भी डेटा है वो परसेंटेज के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द सैंपल शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 ऑब्जर्वेशन। देखिए ये प्री कंडीशन नहीं है क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि काई स्क्वायर में कम से कम 100 ऑब्जर्वेशन तो होना ही चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट है द सैंपल शुड नॉट बी ड्रॉन रैंडमली, ये भी गलत है। भाई सैंपल को तो रैंडमली लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम रैंडमली नहीं ले रहे हैं तो वो कैसे मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, ये नहीं कह सकते ना। अगर हम रैंडमली डेटा को ड्रॉ कर रहे हैं तभी हम बोलेंगे कि डेटा इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, तो ये भी गलत है। आखिरी है ऑल द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो ये भी प्री कंडीशन नहीं। देखिए काई स्क्वायर का ना एक की अजम्पशन है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ ईच अदर, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, याद कर लो, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ये होता है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म वांट्स टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड ऑफ टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, द फर्म कंडक्टेड अ सर्वे एंड फाउंड दैट 60% ऑफ हाउसहोल्ड्स हैव टेलीविजन, 65% हैव रेफ्रिजरेटर एंड 35% बोथ अ टेलीविजन एंड a refrigerator. If a household is randomly selected, what is the probability that the household has either a television or refrigerator? देखो एक फॉर्म है जो एक नए ब्रांड का टीवी और रेफ्रिजरेटर वो लॉन्च करना चाहती है। फर्म ने अपने लेवल पे एक सर्वे किया और उसने पाया कि, मैं बना भी देता हूँ, उसने सर्वे किया और ये पाया कि 60% जो लोग हैं उनके घर में टीवी पाया गया और 65% जो लोग हैं उनके घर पे रेफ्रिजरेटर पाया गया, और 35% लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनमें ये दोनों पाया गया, यानी ये कॉमन एरिया है। 35% लोग हैं जो टीवी, जिनके घर में टीवी भी है और रेफ्रिजरेटर भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर मान लो कि मैं अचानक किसी के घर में चला जाऊँ
तो इसकी क्या संभावना है कि उनके घर पे टीवी या फ्रिज होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताना है। ऑप्शन है 0.70, 0.90, 0.80 या 0.60। तो देखिए जब भी हम कॉमन एरिया निकालते हैं तो हम माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, ये इम्पॉर्टेंट है। इतना चीज़ हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये कॉमन है तो दोनों में होगा, माइनस कर देंगे। और यहाँ एंड का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी यूनियन रेफ्रिजरेटर। यूनियन का क्या मतलब है, प्लस। रिसर्च में यूनियन का मतलब होता है प्लस और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये आपको बेसिक पता होगा ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी, यहाँ पे टी का मतलब क्या है, टीवी है, और आर का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी यूनियन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी इंटरसेक्शन रेफ्रिजरेटर। अब वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं तीनों की। कह रहा है कि टीवी होने की संभावना है 60%। यहाँ पे देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.60। ठीक, और रेफ्रिजरेटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.65, और दोनों की होने की संभावना क्या है, 0.35। यही दिया गया है, ये आपको पहले से दे दिया गया है। तब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.60 प्लस 0.65 माइनस 0.35। यहाँ देखो माइनस है, प्लस कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, 6 6 12, 1.25 माइनस 0.35, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 9 3 12, 0.90। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो, इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम रैंडमली किसी घर में चले जाएं तो इसकी क्या संभावना है कि उसके घर पे टीवी या रेफ्रिजरेटर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी यूनियन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 0.9, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, ये 90% चांसेस है कि उस व्यक्ति के घर में, जिस घर में रैंडमली हम जाएंगे, उसके घर में टीवी या रेफ्रिजरेटर होगा। इंटरप्रिटेशन भी सीखो थोड़ा, सिर्फ सॉल्व मत करो। रैंडमली कोई आपको पढ़ाता है या कहीं भी आप यूट्यूब पे देखते हो तो सिर्फ सॉल्व करने के चक्कर मत पड़ो, आप उसका मतलब भी समझो, तब आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिलेगी। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस बताना है। एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। सेटिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, determining the appropriate statistical test, setting the decision rules, analyzing the collected data। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ये आपको पता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहला स्टेप यही होता है। नल का मतलब क्या है, नो रिलेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और अल्टरनेट में इसका उल्टा होगा, देयर इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो नल हाइपोथेसिस को कैसे हम पढ़ते हैं, H0, और अल्टरनेट को पढ़ते हैं H1 से। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे सेंटेंसेस के फॉर्म में। फिर होगा कि हम अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल जो है उसको चूज़ करेंगे। भाई हम टी टेस्ट लगाना चाहते हैं, एफ टेस्ट लगाना चाहते हैं, जेड टेस्ट लगाना चाहते हैं, या कोई और स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना चाहते हैं, ये हमें पहले से डिसाइड करना होगा। ठीक है, फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम बोलते हैं अल्फ़ा। ये 1% पे सेट किया जा सकता है, 5% पे किया जा सकता है, और 10% पे भी किया जा सकता है। नॉर्मली 5% पे हम इसको रखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर हम डिसीजन रूल्स लेते हैं। डिसीजन रूल्स हम क्यों लेते हैं, ताकि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। इसके लिए दो मेथड्स हैं, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू पे बेस्ड है। जो मेथड 2 है वो बेस्ड है आपके पी वैल्यू और अल्फ़ा पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो। देखो जब भी हम डिसीजन रूल्स लिखते हैं या आप समझते हैं
मेनली दो ही रूल्स की हम बात कर रहे हैं, मेथड 1 मेथड 2, दो मेथड है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेथड 1 जो है वो बेस्ड है कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू पे, और मेथड 2 जो है वो पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू और अल्फा या जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं उस पे बेस्ड है। तो अगर हम मेथड 1 चूज़ करते हैं तो अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आता है टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू का मतलब क्या है, टी टेस्ट या जेड टेस्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना। और दूसरी तरफ मेथड 2 यूज़ करेंगे अगर पी वैल्यू आपकी कम है अल्फा से, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। समझ में आया? आखिरी में हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो ये करेक्ट सीक्वेंस या प्रोसेस है ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस, जो हमने अभी पहले पढ़ा है। सारे स्टेटमेंट को फटाफट देख लेते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम मस्ट बी डिटरमाइंड, टारगेट पॉपुलेशन शुड बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, sampling process must be effectively executed, selecting a sampling technique, number of elements to be included in the study must be carefully determined। तो सबसे पहले हम टारगेट जो पॉपुलेशन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे कि भाई किससे डेटा लेना है। तो सबसे पहले आ जाएगा बी, तो जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर लेंगे। फिर हम सैम्पल जो फ्रेम है इसको डिटरमाइन करेंगे, हमारा सैम्पल फ्रेम कौन होगा, कहाँ से हम डेटा लेंगे। तो बी के बाद ए होगा, जिस भी ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। फिर हम करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक, डिसाइड करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर हम नंबर ऑफ सैम्पल सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है, नंबर ऑफ सैम्पल, कि कितना हम सैम्पल लेंगे, 500 सैम्पल लेंगे, 600 लेंगे, या 10 कंपनियाँ लेंगे, या 50 कंपनियाँ लेंगे, या जिस तरीके का भी आपका रिसर्च का टॉपिक उस हिसाब से आप करेंगे। फिर हम सारे प्रोसेस को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका स्टेप था सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस का। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4।